everyone, welcome back. NLG रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड के पहले पैराग्राफ में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें रोमांटिसिज्म की एक पूरी पिक्चर क्रिएट हुई थी, जिसमें हमने एक विजुअल इमेजरी का प्रयोग था। और अब दूसरा पैराग्राफ इसमें देखते हैं। इसमें भी विजुअल इमेजरी है और उसमें दूर देख रहा था, इसमें पास का वर्णन किया गया है। इसको समझ लेते हैं। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज शेड वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप ईच इन इज नैरो सेल फॉर एवर लेड द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप। 1 2 3 करके मैंने मीनिंग दे रखे हैं। बीनीथ मीन्स अंडर यानी नीचे, दोज रग्ड मीन्स ओल्ड एंड रफ पुराने, दैट यू ट्रीज शेड वेयर द हीव्स, हीप का प्लूरल है ये हीव्स, द टर्फ होता है सूखी घास पत्ती और जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की उनकी। इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप मतलब उठे हुए ढेर। ईच इन इज नैरो सेल फॉर एवर लेट, सेल मीन्स कब्र, द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, फोर फादर मीन एंसेस्टर्स, पूर्वज जिसको कहते हैं, और हेमलेट मीन्स विलेज। तो पोइट इसमें हमको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज शेड, द पोइट पॉइंट्स आउट टूवर्ड्स द मोल्डरिंग हीव्स विच आर अंडर द शेड ऑफ एल्म्स एंड यू ट्रीज फॉर लॉन्ग। पहले जो पहला पैराग्राफ था उसमें बताया था कि किसान खेतों से काम करके अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और कैटल चरने के लिए गए हुए थे, यानी दूर का वर्णन करा। वो अपने पास में आ गया, वो कहता है इन पेड़ों के नीचे ये एल्म्स और यू ट्री जो हैं, इनके पेड़ों के नीचे ये उठे हुए ढेर आप देख रहे हैं। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज शेड, शेड मीन्स छाया में, वेयर मीन्स जहाँ, हीव्स ढेर लगे हुए, द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, यानी इन पेड़ की छाया के नीचे उठे उठे ढेर जो आप देख रहे हैं घास फूस और पत्तियों के। ईच इन इज नैरो सेल फॉर एवर लेड, दीज ऑल आर ग्रेव्स, ये सब क्या हैं? ये ग्रेव हैं, ये कब्र हैं। द रूड फोर फादर्स ऑफ हेमलेट स्लीप, और उनमें गांव का एक पूर्वज जो है वो सदैव के लिए सोया हुआ है। सो द पोइट पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स द मोल्डरिंग हीव्स which are under the shade of elms and yew trees for long. अब क्या है? These all are roughly shaped graves. किसकी है? Of the forefathers of the hamlet. वो क्या कर रहे हैं? Who are sleeping in their graves forever. इन पेड़ों की छाया के नीचे उठे उठे ढेर घास फूस पत्तियों को देख रहे हैं। ये सब क्या है? अनशेप्ड ग्रेव्स हैं, और जिनमें गांव का एक एक पूर्वज जो है वो सदैव के लिए सोया हुआ है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं पैराग्राफ जितना पहला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है। द ब्रेजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेदिंग मॉर्न, द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबिल्ड शेड, द कॉक श्रिल क्लारेन और द इकोइंग हॉर्न, नो मोर सेल रोज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। इसमें जो है ऑडिबल इमेज का प्रयोग किया गया है, और इसमें फिगर ऑफ स्पीच चारों लाइन में अगर हम देखें तो चारों लाइन में हमारे फिगर ऑफ स्पीच हमें ओनो मोटा पहिया, बल्कि तीन लाइन में तो ओनो मोटा पहिया पूरा हमें दिख रहा है। द ब्रेजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेदिंग मॉर्न, ब्रीज से ब्रेजी बना है, इंसेंस मीन्स फ्रेग्रेंट, ब्रेदिंग मॉर्न, ब्रेदिंग मीन्स फ्रेग्रेंस, स्वीट फ्रेग्रेंस, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग। द स्वॉलो ट्विटरिंग, स्वॉलो ए काइंड ऑफ बर्ड जिसको हम गौरैया चिड़िया बोलते हैं, ट्विटरिंग मीन्स चहचाना, फ्रॉम द स्ट्रॉबिल्ड शेड, स्ट्रॉबिल्ड शेड मतलब घास फूस के अपने घोंसले से जो चिड़ियाँ घोंसला बना लेती हैं। द कॉक्स श्रिल क्लारिन, मुर्गे की तेज आवाज़, और द इकोइंग हॉर्न या बिगुल की, शिकारियों के बिगुल की तेज आवाज़। नो मोर सेल रोज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके उन्हें बिस्तर से नहीं उठा सकती। तो क्या कभी क्या कह रहे हैं कि जिसको पहले हिंदी में समझ लें कि सुबह की चलती मीठी सुगंधित मंद मंद बयार, यानी सुबह की जो ठंडी ठंडी सुगंधित हवा, और चिड़ियों का अपने घोंसले से चहचाना, और मुर्गे की तेज आवाज़, और शिकारियों के बिगुल की आवाज़, ये सारी चीज़ें जो हैं उन फोर फादर्स को जो अपने कब्र में सोए हुए हैं उनको उस बिस्तर से नहीं उठा सकती। यानी अकॉर्डिंग टू द पोइट, द मॉर्निंग प्लीजेंट फ्रेग्रेंट एयर, the birds chirping in their straw-built nests, the cock's shrill calls, or the echo of the hunter's horn to call back their haunts cannot wake the forefathers of the hamlet from their sleep who lie buried in the graves. यानी कवि के अनुसार
सुबह की सुहावनी हवा, चिड़ियों का अपने घोंसले से चहचहाना, मुर्गे की आवाज़ और शिकारियों के बिगुल की आवाज़, उनके अपने हॉर्न्स को, शिकारी कुत्तों को वापस बुलाने के लिए। और ये सारी चीज़ें उनके जो फोर फादर्स हैं, उन कब्रों में जो गांव के फोर फादर्स सोए हुए हैं, उनको उस स्लीप से नहीं जगा सकती। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इसको अच्छे से समझना है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नॉर ग्रैंडर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, लेट से आरंभ हो रहा है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है, हम देखते हैं कि इसमें सजेशन दिए जाते हैं। तो इसमें भी सजेस्ट कर रहा है पोइट। एम्बिशन मीन्स होता है एम्बिशियस पीपल, महत्वाकांक्षी लोग, और मॉक मीन्स होता है हंसी उड़ाना, और टॉयल मीन्स होता है हार्ड वर्क, और होमली जॉय मतलब है डोमेस्टिक जॉय और डोमेस्टिक डिलाइट, आनंद। डेस्टिनी मीन्स किस्मत बोलते हैं, फेट, भाग्य, और ऑब्स्क्योर मीन्स होता है अनक्लियर, और ग्रैंडर मीन्स रिच पीपल, डिसडेनफुल मीन्स कंटेम्पचुअस या हेटफुल, घृणा भरी, स्माइल मीन्स मुस्कुराहट, और एनाल्स मीन्स होता है हिस्ट्री। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है पहली लाइन में, और ये तीसरी लाइन में पर्सोनिफिकेशन है। पहली लाइन में एम्बिशन को पर्सोनिफाई किया गया है, महत्वाकांक्षा को, और जो थर्ड लाइन है नॉर ग्रैंडर, इसमें जो है वो ग्रैंडर यानी जो माइटी पीपल, रिच पीपल हैं, उनको पर्सोनिफाई किया गया। तो लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, नॉर ग्रैंडर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर। Here the poet advises the ambitious people that they should not make fun the hard work, homely joys, dark fate of the forefathers who are sleeping in their graves forever. Further, he advises the rich people that nor grandeur here with a disdainful smile the short and simple knowledge of the poor. Further, he advises the rich people that they should not hear the short and simple history of the forefathers with a hateful smile. कि वो सलाह देता है कि अरे महत्वाकांक्षी लोगों, आप लोग इन जो फोर फादर्स हैं, इनके कठिन परिश्रम, इनके घरेलू खुशियाँ, इनके निकारपूर्ण भाग्य पर मत हंसिए। फिर आगे वो सलाह देता है धनवान लोगों को, अरे धनवान लोगों, तुम इन फोर फादर्स के छोटे मोटे इतिहास, छोटे मोटे लेखा को जान करके घृणा भरी मुस्कुराहट अपने ऊपर मत लाओ। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, लेट नॉट ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure। यहाँ तक का समझ लें। अकॉर्डिंग टू द पोइट, द पीपल हु buried were very simple and poor. They worked hard to live a simple and humble life। कवि के अनुसार लोग जो दफन थे इन कब्रों में, वो क्या थे, बहुत ही सिंपल और गरीब थे। They worked hard to live a simple and humble life, और अपने जीवन में साधारण जीवन जीने के लिए उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया। Fate never favored them, यानी किस्मत ने उनका कभी साथ नहीं दिया। Yet they were satisfied, फिर भी वो संतुष्ट थे। The ambitious people should not make fun of the forefathers' hard work, domestic joys and dark fate। इसलिए महत्वाकांक्षी लोगों, तुम्हें इन पूर्वजों के कठिन परिश्रम, डोमेस्टिक जॉय और डार्क फेट पर नहीं हंसना चाहिए। Nor grandeur here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor। Further, he advises the rich people, further he suggests the rich people that they should not hear the short and simple history of the ancestors with hateful smile। वो सलाह देता है कि अरे धनवान लोगों, आप भी इनके साधारण जीवन, जो फोर फादर्स थे, इनकी सिंपल हिस्ट्री थी, उसको सुन करके अपने मन में कटुता भरी मुस्कुराहट मत लाइए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्राई, द pomp ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव awaits alike the inevitable hour। The paths of glory lead but to the grave। The boast of heraldry, boast means होता है डींग मारना, ऊंची ऊंची बातें कर लेना, टॉल टॉक। heraldry means होता है टेकिंग बर्थ इन हाई फैमिली, अच्छे खानदान में पैदा होना। The pomp of power मतलब होता है टू शो पावर, शक्ति का दिखावा। And all that beauty, सारी सुंदरता। And all that wealth ever gave, और सारी संपत्ति awaits, इन सबका इंतजार करता है, alike the inevitable hour, एक
इनेविटेबल आवर, एक अवश्यम भावी समय इन सब का इंतजार करता है। पर्सोनिफिकेशन है इस लाइन में। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, और पाथ्स मीन्स वे, ग्लोरी मीन्स ग्रेटनेस, और ग्रेव मीन्स कब्र। तो यहाँ भी वो सलाह देता है सभी लोगों को कि हम लोगों को अपने ऊंचे खानदान, अपनी शक्ति, अपनी सुंदरता, अपनी संपत्ति, किसी भी चीज़ पे दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को क्या है, ये सब चीज़ें नष्ट होती हैं, मृत्यु उन सबको भी आती है, और मरने के बाद क्या है, सभी लोगों को कब्र में ले जाती है। यानी मृत्यु जो है वो सभी के लिए समान है, और मृत्यु जो गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं करती है, सभी मृत्यु के लिए समान है। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, द बोस्ट ऑफ एल्ड्राई, द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, all that wealth ever gave awaits like the inevitable hour. According to the poet, death is inevitable. Inevitable means which is sure to happen. यानी डेथ जो है वो अवश्यम भावी है, मृत्यु सभी को आएगी। डेथ इज इनएविटेबल, इट कम्स टू ऑल, ये सभी लोगों को आएगी। इट हैज़ नो डिस्टिंक्शन between the rich and the poor. Distinction means भेदभाव. It has no distinction between the rich and the poor. गरीब और अमीर किसी में भेदभाव नहीं करती। Nothing can save a man from death. और मृत्यु से कोई भी आदमी नहीं बच सकता। Success in life, affluence and prosperity. Success in life मतलब सफलता, संपन्नता, affluence and prosperity संपन्नता, power and beauty cannot shield a person from death. Shield means होता है protect, यानी ये सारी चीज़ें मृत्यु से व्यक्ति को नहीं बचा सकती। Hence it is useless to be proud of them. इसीलिए सारी चीज़ों पर क्या है, व्यर्थ, घमंड करना जो है वो व्यर्थ है। According to the poet, death is inevitable, it comes to all, and it has no distinction between the rich and the poor. Nothing can save a man from death. Success in life, affluence and prosperity, power and beauty cannot shield a person from death. Hence, it is useless to be proud of them.